नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। हमारे प्रधानमंत्री आज संसद में 100 मिनट बोले और 100 मिनट भी पूरा का पूरा भाषण तंज कसने के अलावा और कुछ नहीं था। वो स्वयं को एक महाराजा देश का, हालांकि प्रधानमंत्री है, महाराजा तो होते ही हैं, लेकिन उनकी समझ और उनके भाव, उनका चेहरा मोहरा, उनके बोलने की भंगिमाएं सब ऐसे ही लग रही थी जैसे एक राजा और महाराजा बात कर रहा है। खैर, जिस प्रश्न को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लगाया गया था उसका जवाब सामने नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी जी को संसद में तो खींच लाए, लेकिन मणिपुर पर 7 मिनट से ज़्यादा नरेंद्र मोदी नहीं बोले, और वो भी जो विषय उठाया गया था कि नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, इस बात का उन्होंने अंत तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि एक और गंभीर घटना हुई, जो विपक्ष के लीडर हैं उनको एक दिन के लिए एक प्रस्ताव के जरिए निलंबित जरूर कर दिया गया और ये संदेश दिया गया है, जो कुछ हैं हम हैं, आप संसद में कुछ भी नहीं हो। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों के साथ टीका टिप्पणी के बाद आज कांग्रेस को ही निशाना बना दिया। वैसे तो विपक्ष ने भाषण सुना कुछ देर, अब मैं सिलसिलेवार बताता हूँ आपको। नरेंद्र मोदी जी 5:05 पर अपना भाषण शुरू करते हैं और उसके बाद छः 6:40 तक, 5:05 से लेकर 6:40 तक उन्होंने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। विपक्षी पार्टियों में 26 दल हैं, कुछ का संसद में कोई सदस्य भी नहीं है, लेकिन जो भी हैं उनके लिए उन्होंने आज कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए बोला। उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र किया, 1962 में पाकिस्तान और 1965 में जो युद्ध हुए चीन और पाकिस्तान के साथ, उनका जिक्र किया और इन सब के लिए नेहरू को दोषी ठहराया। यही नहीं, जब इस तरह की बात चलती रही, 6:40 तक ये सब चीज़ें चलती रहीं और मणिपुर पर एक शब्द नहीं आया प्रधानमंत्री के मुखारबिन से, तो विपक्ष ने फिर संसद से बाहर निकलना ही सही समझा और वो वॉकआउट कर गए। 6:40 पर विपक्षी पार्टियों ने संसद को छोड़ा और 6:41 पर प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम लेना शुरू कर दिया। हालांकि जो विपक्षी दल बाहर आए संसद से, तो बाहर जो प्रेस खड़ी रहती है आमतौर पर, उस प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने अपना कारण बताया कि हम क्यों वॉकआउट करके आए। खैर, अब प्रेस ने
चूँकि प्रेस भी पूरा गोदी प्रेस हो चुका है, तो उसने विपक्ष की बात को कितना उछाला, कितना फ्लैश किया, किस अखबार ने कितना छापा, शायद इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मोदी जी का भाषण पूरे 100 मिनट तक सारे टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। मोदी कुछ भी बोल रहे थे, तंज कस रहे थे। मोदी शायद राहुल गांधी को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके शीशे गाड़ियों के शीशे उतारकर वो गरीबों को देखते हैं, वो खेत में जा कर के देख रहे हैं किस पौधे से क्या पैदा होता है, क्या होता है। इस तरह की चीज़ें सामने आई। इस बीच उन्होंने अमित शाह का भी जिक्र किया और कहा कि अमित शाह जी ने कल मणिपुर पर पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को जवाब दिया। हालांकि विपक्ष को अमित शाह ने क्या जवाब दिया ये सबको मालूम है, वो भी 1 घंटे 40 मिनट के आसपास बोले थे। खैर, आज मोदी जी ने अदालत पर भी तंज मार दिया और कहा कि अदालतें क्या कर रही हैं हम जानते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें गिनाई। पीवी नरसिम्हा राव के दौर में क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें गिनाई। उन्होंने 18 बार गांधी और गांधी परिवार के बारे में जिक्र किया, जैसे वो आमतौर पर करते हैं, और 7 बार कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। 11 महीने पहले ही 9-10 महीने की सरकार रह गई है और वो उस दौर में बार बार उन्होंने 7 बार कहा कि हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और विपक्ष से चलते चलते यह भी कह दिया कि 2028 में आप मेरे खिलाफ फिर प्रस्ताव लाएं और बड़े तैयारी के साथ लाएं, ऐसे ही नहीं लाएं। इसके मतलब क्या होते हैं? इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। पिछले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 3 व्यक्तियों की कमेटी होगी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला करेगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से खटक रही थी और इस सत्र में उन्होंने यह तय कर लिया कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से कैसे हटाया जाए, और वही हुआ। आज राज्यसभा की जो कार्यक्रम की सूची जारी होती है, जो जिन विषयों पर बात करनी होती है उसकी सूची जारी हुई, तो उसमें राज्यसभा में प्रस्ताव लगा हुआ है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा और उस कानून के तहत प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक नामित मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होकर इस बात का फैसला करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन है। अब इस बात को तो एक छोटा बच्चा भी समझता है, आम जनता भी समझती है, सब लोग समझते हैं, गांव का, शहर का कोई भी आदमी समझता है कि प्रधानमंत्री खुद और उनका एक शागिर्द मंत्री, 2 वोट तो उनके पक्के हो गए। विपक्ष के नेता के प्रस्ताव का कौन फिर क्या मतलब रह जाता है? वो तो वैसे ही उसे फाड़ के फेंक दो या रद्दी की टोकरी में डाल दो या फाइल में लगा के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, चुनाव आयुक्त वही बनेगा जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे। तो
ये एक कानून बनने जा रहा है और इसी कानून के बनने की धमक और धमकी कहो या घोषणा उन्होंने कर दी कि हम चुनाव जीत रहे हैं और फिर जीत कर आएंगे। तीसरी बार मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहा हूँ, तब मैं बहुत सारी जनता की चीज़ों का सॉल्यूशन निकालूंगा। 10 साल से वो क्या कर रहे थे, ये तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिना दी जिनका मैं यहाँ क्या जिक्र करूँ, जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने भविष्य की सारी नींव रख दी कि मैं 2028 तक बहुत सारे काम करूँगा। तमाम विशेषज्ञ तो जाने क्या क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद फिर चुनाव के क्या मतलब रह जाएंगे। 2024 का चुनाव देश में ऐसा चुनाव होगा जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। वैसे भी आप जानते हैं पिछले कई चुनावों के बारे में, वर्तमान चुनाव आयुक्त ने क्या क्या फजीयत कराई लोगों की, विपक्षी दलों की। अभी ताज़ा उदाहरण आजमगढ़ का है, वहाँ अखिलेश के भाई चुनाव लड़ रहे थे, मतपेटियाँ लाद करके लोग ले जा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं। तमाम एप्लीकेशन दो, कुछ भी करो, पुलिस सबको मारपीट के ठोंक के बंद कर रही थी। ऐसे ही बिहार के चुनाव में भी आपने देख लिया था कि जीती हुई आरजेडी की सरकार बनने वाली थी, लेकिन सरकार किसकी बन गई। लेकिन फिर वो भाग्य से, बिल्ली के हाथ जो भाग्य से होता है वो छींका टूटने वाली कहावत, वो टूट गई और सारा खेल बदल गया। सरकार आखिर में आरजेडी की ही बन गई। खैर, यूपी में भी तमाम घटनाएं हुई हैं, सबके सामने हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। मैं इन सब चीज़ों का क्या, कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, किसको जिताना है, किसको लड़ाना है, किसको हराना है, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग पहले से तय करके रखता है। मतगणना कैसे होती है ये भी आप जानते हो। विपक्षी पार्टियां ताड़ती रह जाती हैं कि उनको मतगणना केंद्र पर जाने दिया जाए कि नहीं जाए। खैर, मैं आपको बता दूं, आज के जो ताज़ा घटनाक्रम है वो ये है कि अधीर रंजन चौधरी का निलंबन कर दिया गया है और मोदी जी का पूरा भाषण व्यंग पर आधारित था। बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे लग रहा था जैसे किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं मोदी जी, और लोकसभा को नारों में तब्दील कर दिया। मोदी जी डायलॉग बोलते और सांसद ताली बजाकर थपथपाते और जिसको जो कहलवाना है वो कहते। ये बहुत देर तक चला मसला, कोई थोड़ी मोटी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर तक ये बात चलती रही। तो आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।